ऑल द स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज अपन बीए पार्ट फर्स्ट राजस्थान की ज्योग्राफी ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान का जो पहला टॉपिक है अकॉर्डिंग सिलेबस के आधार पे, विश्वविद्यालय के सिलेबस के आधार पे, वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। देखिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी बेसिक समझाना चाहूँ। आइए अपन इस पे आते हैं। जैसे आप बात करते हैं, पूरे ग्लोब की बात करते हैं, पूरे विश्व की बात करते हैं, और जब विश्व की बात करते हैं, ग्लोब की बात करते हैं, तो उसमें देखते हैं ये पूरा ग्लोब या विश्व महाद्वीप और महासागरों में बटा हुआ है। स्पष्ट नज़र आते हैं, ग्लोब पर दिखते हो या मैप में देखते हैं तो आपको नीला कलर और आपका पीला कलर दिखाई देता है। इसका मतलब धरातल पे, पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर हैं। इसीलिए हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, यहाँ बात ये कर रहे हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात कर रहे हैं। और जब राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात कर रहा हूँ, राजस्थान के फिजिकल डिवीजन की बात कर रहा हूँ, तो उससे पहले ये जानना जरूरी है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश क्या होते हैं। जैसे अभी बात करें तो महाद्वीप महासागर हैं, जैसे 7 महाद्वीप है, महासागर है, और जैसे एशिया महाद्वीप है। और एशिया में फिर बात करें कि एशिया के भौतिक प्रदेश क्या हैं, उसी प्रकार अपन इंडिया की बात करें, भारत का भूगोल की बात करें, और भारत का टोटल क्षेत्रफल है, तो उसमें से देखें भारत का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इस प्रकार भारत के भौतिक प्रदेश होते हैं। उसी प्रकार पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी बोलते हैं इसे, चाहे एशिया की ज्योग्राफी हो, इंडिया की ज्योग्राफी हो, राजस्थान की ज्योग्राफी हो, या किसी भी स्टेट्स की ज्योग्राफी हो, उसे कहते हैं रीजनल ज्योग्राफी। तो हम बात यहाँ कर रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी, और राजस्थान की ज्योग्राफी में भौतिक प्रदेश की बात कर रहे थे। और भौतिक प्रदेश वो होते हैं जो नेचुरल चीज, जो आपको सामने पर्वत है, पठार है, मैदान है, मरुस्थल है, जो भी जिस प्रकार का स्थल दिखाई दे रहा है, चाहे वो किसी प्रकार का है, आपके नहरों के रूप में है, जल के रूप में है, नदी के रूप में है, तो हम उसे कहते हैं ज्योग्राफिकल, फिजिकल रूप में कहते हैं उसे ऊंचा उच्च। अब ये जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, किस प्रकार के ऊंचा उच्च में है, किस प्रकार के रिलीफ में है, इसी प्रकार हम बात करेंगे। अब देखिए, मैं इससे पहले थोड़ा बेसिक और जानना चाहूँ। आप जैसे इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इंडिया की ज्योग्राफी में भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ने से पहले भारत का सामान्य परिचय पढ़ते हैं। इंडिया के कितने स्टेट्स हैं, उनकी कैपिटल क्या है, उनके केंद्र शासित क्या है, उनके केंद्र शासित की कैपिटल क्या है, और इंडिया में मुख्य मुख्य नगर कौन से हैं, औद्योगिक क्षेत्र कौन से, कृषि क्या। उसी प्रकार हम यहाँ राजस्थान की बात करते हैं। अगर राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, अगर राजस्थान के जब सामान्य जानकारी की बात आती है तो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं। वहाँ इसमें कौन कौन से आपके अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं। और जब राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमाओं की बात करते हैं, तो अंतर्राज्यीय सीमाओं में कौन कौन से राज्य की सीमाएं, जैसे हम बात करते हैं पंजाब से लग रही है, हरियाणा से लग रही है, आप यूपी से लग रही है, आप बात करें फिर एमपी से लग रही है, गुजरात से लग रही है, इस प्रकार अंतर है। तो ये राजस्थान में कितने जिले हैं और कितने संभाग हैं, और ये हम एक सामान्य सी बात है, लेकिन हम यहाँ ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान में आपके संभाग के आधार पर बात करें, 7 संभाग हैं, जिलों के आधार पर 33 जिले। तो अब यहाँ एक सामान्य चीज़ों की जानकारी होती है हमें, अगर राजस्थान से उत्तर से दक्षिण क्या है, पूर्व से पश्चिम इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका अक्षांश देशांतर क्या है, ये सामान्य। जैसे बात करते हैं, आज राजस्थान की बात करें, भौतिक प्रदेशों की बात करें, तो राजस्थान आज भारत में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, क्योंकि इससे पहले मध्य प्रदेश थे, लेकिन मध्य प्रदेश के 2 टुकड़े, मध्य प्रदेश और आपका रायपुर। तो इसलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ का और इसका मध्य प्रदेश के 2 विभाजन हो गए थे। इसी प्रकार राजस्थान आज भारत का पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब यहाँ बात करेंगे हम भौतिक प्रदेश क्या होते हैं, और राजस्थान में भौतिक प्रदेशों की बात करते हैं तो देखिए, राजस्थान का अपने आप एक मैप दिखाई देता है, और उस मैप में हम बात करेंगे। देखिए, राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश होते हैं। जब बात करें क्षेत्रफल के आधार की बात करूं, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 34 लाख, जब बात करें 34 लाख 3,42,000 आपका 239 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन जब ये बात करूं भारत का जो क्षेत्रफल है, ये टोटल क्षेत्रफल यानी कि 10.41 राजस्थान का आता है भारत में से।
इसी प्रकार ये जो 10.41% है, ये जो है ये राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये किस भौतिक प्रदेशों में है? मरुस्थल क्या है, डेजर्ट कौन कितना प्रतिशत है, अरावली क्या है, मैदान क्या है, दक्षिण पूर्वी पठार क्या है, पर्वतीय प्रदेश क्या है। तो हम बात यहाँ करेंगे अब राजस्थान में 4 मुख्य रूप से भौतिक प्रदेश होते हैं, जिसका पहला है पश्चिम का मरुस्थल, जो सबसे बड़ा डेजर्ट माना जाता है राजस्थान का और सबसे ज्यादा क्षेत्र है, पश्चिम का मरुस्थल बोलते हैं। आगे इसको डिटेल एक को डिटेल में लेंगे, मैप समझाएंगे। दूसरा है अरावली पर्वतमाला, राजस्थान के मध्य से अरावली पर्वतमाला है। इसे एक जीवन जैसे मानव के बीच में रीढ़ की हड्डी होती है मानव के, उसी प्रकार अरावली पर्वतमाला हमारे राजस्थान की रीढ़ की हड्डी का काम करती है। तीसरा है पूर्वी मैदान भाग, जो राजस्थान का पूर्वी मैदान जो आपका यूपी या एमपी से कहें, और ये हिस्सा आपका या उत्तर प्रदेश, ये जो क्षेत्र है ये पूर्वी मैदान वाला भाग है। दक्षिणी की बात करें, चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, ये 4 प्रदेश हैं। चलिए अब इनके एक की डिटेल में ये मैप के द्वारा हम बात करते हैं। अब मैप में इनको समझाते हैं, समझाने की कोशिश पूरी करते हैं। ये है आपका राजस्थान का नक्शा। जब राजस्थान के नक्शे की बात करते हैं हम साधारण रूप से गंगानगर से लेके आप बांसवाड़ा तक की बात करते हैं, और जब इधर जैसलमेर से लेके आप धौलपुर तक की बात करते हैं, क्योंकि कई बार ये बात आती है सबसे पहले सूरज कहाँ राजस्थान में दिखाई देता है, एक सामान्य ज्ञान की, तो हम बात आती है कि और सबसे बाद में उदय कहाँ होता है, अस्त कहाँ होता है। तो हम राजस्थान के धरातल की दृष्टि से बात कर रहे हैं। तो ये राजस्थान का जो धरातल दिखाई दे रहा है आपको, तो 4 जो कलर दिखाई दे रहे हैं, इस कलरों से आइडेंटिफाई होता है अगर राजस्थान के भौतिक प्रदेश क्या है, किस प्रकार के। जो सबसे बड़ा भाग दिखाई दे रहा है पहला, इसे कहते हैं मरुस्थल, पहला भाग है, जिसमें आपके मुख्य रूप से जो मैं जिलों की बात करूं तो आपका जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर, बीकानेर और गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और नागौर और पाली, सीकर को झुंझुनू का हिस्सा बोसा ये आते हैं। तो पहला है आपका राजस्थान का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। दूसरा है मध्य माती अरावली पर्वतमाला। मैं अरावली पर्वतमाला की आगे बात करेंगे। अरावली पर्वतमाला के भी 3 भाग हैं। अरावली की पूर्वी कौन सी है, अरावली दक्षिणी कौन सी है, मध्य कौन सी है। जब बात करें हम तीसरे रीजन की, तीसरा पूर्वी मैदानी भाग और पूर्वी मैदानी भाग की बात करें तो पूर्वी मैदान में जो समतल है वो कौन कौन सा है, और जब चौथे की बात करता हूँ मैं दक्षिणी पूर्वी पठारी, ये दक्षिणी पूर्वी पठार। तो इस प्रकार कलर के आधार पर इस चारों जो भौतिक प्रदेश हैं उनको समझाने की कोशिश। अब चलते हैं अपन एक इनकी डिटेल से बात करते हैं। पहला है पश्चिमी मरुस्थल। देखिए राजस्थान के जब बात करते हैं कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में हम बात कर रहे हैं, इस 33 जो जिले इनमें से पश्चिमी जो डेजर्ट है इसमें से 12 जिले आते हैं, और 12 जिले आते हैं जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम दिशा में आते हैं। और इन जिलों में थार का रेगिस्तान का जो कुल भाग होता है, यानी कि राजस्थान का 100 में से 100 में से 61.11% डेजर्ट है, मरुस्थल है। और इस डेजर्ट में, इस मरुस्थल में, मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की जो पॉपुलेशन है, राजस्थान की जो जनसंख्या है वो 40% निवास करती है। लेकिन जब हम बात आगे करते हैं कि ये विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल, यानी कि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है डेजर्ट में, इस मरुस्थल में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता जैसे जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति, ये सब ज्यादा। यह इस मरुस्थल को एक अन्य नाम से जब भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र का नियंत्रण करता है, और यह उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है। थार मरुस्थल 33 सागर के अवशेष का ही एक भाग है, और 33 सागर के प्रमाण के रूप में थार के मरुस्थल में अवसादी चट्टानों का पाया जाना। लेकिन जीवाश्म खनिज, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि का मिलना, कुल धारा या कहें गांव में मछली के अवशेष मिलना, या अकाल गांव में जीवाश्म पार्क आदि के अवशेष मिलना, या खारे पानी की झीलें मिलना, इस प्रकार के पश्चिमी राजस्थान की हम बात करते हैं। अब जब मैं बात करूं और किसी पश्चिमी मरुस्थल की, जब पश्चिमी मरुस्थल की बात करता हूं तो इस पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों मुख्य रूप से बांटा गया है। पहला कहते हैं शुष्क रेतीला प्रदेश, यानी बिल्कुल ड्राई बोलते हैं इसको, ये भी कहते हैं शुष्क, एरिड और सेमी एरिड बोलते हैं वैसे। शुष्क रेतीला प्रदेश, शुष्क रेतीला प्रदेश का मतलब ये होता है इसमें बिल्कुल बालू का स्तूप होते हैं, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त 2 प्रधान होते हैं शुष्क रेतीले के, एक तो बालू का युक्त और एक बालू का मुक्त।
यानी बालू का स्तूप मुख जो इस मरुस्थल के रूप में जो पथरीली चट्टानें पाई जाती है उसे हम्माद कहते हैं। एक टीले बन जाते हैं बालू, तो जो स्थलाकृति बनती है उस स्थलाकृति को हम्माद कहते हैं। यह शुष्क रेतीले प्रदेश का 41.50% है। यह मुख्यतः जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर तक पाया जाता है। लेकिन मैं ये बात करूं, अगर बालू का स्तूप युक्त इसमें रेतीला मरुस्थल होता है, लेकिन यह जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में इसका विस्तार अधिक होता है। मरुस्थल में वर्षा का जो जल भर जाने से अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है, और जो अस्थायी झीलें बन जाती हैं उन्हें रन कहते हैं। लेकिन एक बात आती है, हमारे पूर्वज कहते हैं, एक कहावत है, पूर्वाई यानी पूर्वाई पवनों को कहते हैं, पूर्वाई हवा को कहते हैं। अब पूर्वाई दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो पवनें होती हैं, हवाएं होती हैं, उन्हें पूर्वाई कहते हैं। यहीं पर इसकी एक विशेषता और है, लाठी सीरीज जगह का नाम है, क्षेत्र का नाम है। जैसलमेर के आसपास लाठी सीरीज क्षेत्र होता है, जहां सेवन घास के मैदान को सेवन घास होती है, उसे लाठी सीरीज के क्षेत्र कहते हैं, लाठी सीरीज कहते हैं। यह पोखरण जैसलमेर में पाया जाता है, लेकिन इसको स्थानीय भाषा में इसको लिलोन भी कहते हैं। इसी घास को लिलोन भी कहते हैं। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में पीवान एक जीव जंतु की बात कर रहे थे अपन अभी जैव विविधता की, तो पीवान सांप पाए जाते हैं। थार के मरुस्थल पारिस्थितिक संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पारिस्थितिक का मतलब इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोलॉजी बैलेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जब मैं बात दूसरे की करना चाहूँ, पश्चिमी मरुस्थल के अभी 2 भागों की बात कर रहे थे, और 2 भागों में जैसे कि दूसरे भाग की अर्थ सेमेरिड की बात करूँ तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। जैसे अभी बात करूँ चारों को अलग अलग बात समझाना चाहूँ तो जैसे गगर का प्रदेश है, इस प्रदेश में गगर नदी बहती है, गगर नदी, और ये गगर नदी बहने प्रवाहित होने के कारण इसका नाम गगर प्रदेश पड़ा, और ये गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में आती है। गगर नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र को जो नदी बहती है, वो जो रीजन होता है, बेसिन क्षेत्र होता है, उसे पाट कहते हैं, नदी बहती है उसे, और इस पाट को नाली भी कहते हैं। यह एक आंतरिक जल प्रवाह नदी है, यानी गगर नदी आंतरिक प्रवाह जल नदी। देखो नदियों को 3 भागों में बांटा है। अगर बात करें भारत की राजस्थान की, एक बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदी, एक अरब सागर में गिरने वाली, यानी एक तो ऐसे जो बहती हुई राजस्थान या भारत या राजस्थान के क्षेत्र से बहती हुई और बंगाली की खाड़ी में, एक वो उस प्रकार की नदी होती है भारत और राजस्थान के क्षेत्र से बहती हुई हो अरब सागर में गिरती, एक इस प्रकार की नहीं तो अरब सागर में गिरती है, न बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसे कहते हैं आंतरिक जल प्रवाह नदी। तो ये नदी आंतरिक जल प्रवाह नदी है। शेखावाटी क्षेत्र, यहाँ अनियमित आकार का बालू का स्तंभ होते हैं, यानी कि कभी बड़े बन जाते हैं, कभी छोटी, तो अनियमित होते हैं। यहाँ काटली नदी जो आंतरिक प्रवाह की नदी, शेखावाटी में भी आंतरिक नदी है, आंतरिक प्रवाह नदी है, और वह काटली। भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहलाते हैं, लेकिन गणेश्वर सभ्यता काटली नदी के किनारे। सीकर में एक गणेश्वर है नेमका थाना के पास, वो गणेश सभ्यता के नाम से, उसमें सैंध सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये नदी के किनारे सीकर में स्थित है। नागौर उस भूमि। तीसरा, यह अरावली पर्वतमाला से अलग पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन इसमें मकराना श्रेणी जिसमें संगमरमर पाया जाता है, अपने आप में प्रसिद्ध है, भारत में प्रसिद्ध है। जब मैं अरावली पर्वतमाला की बात करता हूँ, नागौर की बात करता हूँ, जब मैं मकराना की बात करता हूँ, मकराना का संगमरमर अपने आप में प्रसिद्ध है, जिसमें जिप्सम भी पाया जाता है। जायल श्रेणी जिसमें फेलोडाइज युक्त कुबड़ पट्टी पाई जाती है नागौर के आसपास। ये कुबड़ पट्टी नागौर से अजमेर का क्षेत्र कहलाती है। इसमें आगे बात करूं मैं गोंडवाना प्रदेश। देखिए गोंडवाना के नाम बात करूं या गोंडवाना प्रदेश क्या होता है, इस क्षेत्र में लूनी बेसिन आता है, लूनी नदी आती है, लूनी बेसिन क्षेत्र आता है, और यहाँ जालौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर मुख्यतः होता है। और इस क्षेत्र को, यानी इसी क्षेत्र को, गोंडवाना क्षेत्र को 56 का मैदान या 56 की पहाड़ियां, यानी 56 गांव का समूह है जालौर के आसपास, जालौर, प्रतापगढ़, नया जिला बना इसके आसपास। तो यहाँ से सिवाना से बालोतरा, बाड़मेर के मध्य स्थित पहाड़ियां 56 की पहाड़ियां कहते हैं, 56 का मैदान कहते हैं। जब मैं अभी बात कर रहा था, पहला है मरुस्थल, और मरुस्थल को पहले 2 भागों में किया, और 2 के भी 6 बने, 1 के 4 बने, 1 के 2 बने। अब मैं दूसरे रीजन की बात करना था, अरावली पर्वतमाला, जो राजस्थान की रीढ़ कहला जाती है। ये प्राचीन पर्वतमाला है, और इसकी बात करूं अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति कैसे होती है, तो अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति गोंडवाना जो लैंड से मानी जाती है, और गोंडवाना लैंड की बात आती है तो ये विश्व की सबसे प्राचीन तिम्बलित पर्वतमाला है, वर्ल्ड की सबसे प्राचीन पुरानी पर्वतमाला है, जो प्री कैम्ब्रियन एक ज्योग्राफी के काल होते हैं, वो पहले भी अपन कई बार बात चुके हैं, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका उत्पत्ति हुई है।
जब मैं ये कहूँ अरावली पर्वतमाला मुख्य पर्वतमाला है और राजस्थान से होके गुजरती है मध्य से, तो इसका विस्तार क्या है? जब विस्तार की बात करें तो भारत में दिल्ली से लेकर, दिल्ली का मतलब पालमपुर, और गुजरात से रायसीना, जब मैं कहूँ पालनपुर गुजरात, रायसीना दिल्ली, या कहूँ दिल्ली से लेकर गुजरात तक, यानी कि दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से लेकर गुजरात तक की जब अरावली पर्वतमाला की लंबाई की बात करता हूँ तो 692 किलोमीटर है। जब मैं ये कहूँ राजस्थान में इसके विस्तार की बात करता हूँ तो सिरोही से लेके, सिरोही पर्वत से लेके या सिरोही जिले से लेके, माउंट आबू से लेके और झुंझुनू जिले की सीमा खेतड़ी तक, खेतड़ी तक, सिगाना, कोपर, जो कोलान है वहां तक राजस्थान की, जो राजस्थान में जो इसकी सीमा है वो 550। कई बार आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है अरावली की टोटल लंबाई कितनी है, 692, लेकिन जब ये बात आ जाती है राजस्थान में अरावली की कितनी है तो 550। जब ये अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई की बात करता हूँ तो 80% भाग राजस्थान में है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली पर्वतमाला की औसत समुद्र तल से ऊंचाई 930 मीटर है। जब मैं ये कहूँ अरावली पर्वतमाला प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.3% है और जनसंख्या यहाँ 10%। देखिए मरुस्थल का 61 लगभग 61 के आसपास राउंड फिगर में, और वहाँ 40% जनसंख्या है, लेकिन अरावली 9.3 या कहीं 10% के आसपास, लेकिन जनसंख्या भी 10%। और राजस्थान के 7 जिले इसमें मुख्य रूप से आते हैं, जैसे अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक रेखा भी कहते हैं, और अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा और पूर्व में 50 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा। ये जो वर्षा रेखा रेनफॉल, ये जो रेनफॉल लाइन है, ये राजस्थान को या अरावली को दो भागों में 50 सेंटीमीटर कम और ज्यादा, 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले रेखा को अरावली पर्वतमाला के समांतर गुजरती है। जब मैं ये कहूँ राजस्थान की जब नदियों की बात होती है, राजस्थान की नदियां जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम से निकलती और अरब सागर में गिरती है, और जो पूर्व से निकलती है वो बंगाल खाड़ी में, यानी कि जो पर्वतमाला एक जो नदियां गिरती है अरब सागर में गिर जाती है, बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन अरावली पर्वतीय प्रदेश में मुख्यतः अग्नीय या प्राथमिक चट्टानें यानी अग्नीय चट्टानें पाई जाती है। इस पर्वतीय क्षेत्र में लाल मृदा की प्रधानता पाई जाती है, और अरावली पर्वतीय क्षेत्र में सर्वाधिक वन संपदा वन्य जीव जंतु पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति इसी प्रदेश में निवास करती है। मैं इसी से आगे की बात करता हूँ, अरावली की बात कर रहा था, और अरावली के इससे संबंधित बात करूँ, अगर अरावली पर्वतमाला की जब ऊंचाई के आधार पर इसको कहें, अभी बात करें तो 3 भागों में बांटा है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये कहें उत्तरी अरावली, तो उत्तरी अरावली की हम ये बात करें, इसमें मुख्य रूप से 3 जिले आते हैं, अलवर, जयपुर और दौसा। लेकिन जो उत्तरी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, उत्तरी अरावली में सबसे ऊंची चोटी, तो यहाँ ऊंची चोटी की रघुनाथगढ़ की बात करते हैं। रघुनाथगढ़ जो सीकर में है, सीकर के रघुनाथगढ़ जो उदयपुरवाटी और लोहागढ़ जी के आसपास है, और ये 1055 मीटर है। लेकिन उत्तरी पर्वतमाला में स्थित पहाड़ियाँ, अन्य पहाड़ियाँ की बात करें उत्तरी अरावली में, तो मैं 2-4 का समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे रघुनाथगढ़ अभी बात करें तो सीकर में है, और 1055 की बता रहे थे। खो ये जयपुर में है, खो पहाड़ी 920 मीटर की है। बरौच अलवर में है, ये 792 मीटर है। एक बरवाड़ा जो जयपुर में है, बरवाड़ा का मंदिर भी है जो 786 मीटर है, और झुंझुनू में बबाई है, और यहाँ 780 मीटर बबाई की ऊंची चोटी झुंझुनू में, और बैराठ जयपुर में है 740 मीटर ऊंची चोटी है उत्तरी अरावली की। जब ये कहूँ मध्य अरावली की बात करूँ मैं, अरावली के 3 भाग थे ना, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, इसमें अजमेर छतर मुख्य रूप से आता है, यानी राजस्थान का सबसे छोटा जो भौतिक प्रदेश होता है यही। यहाँ की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से कहीं मेरिया, टाटगढ़ जो 930 मीटर ऊंचाई है इसकी, और ये अजमेर में सब थारागढ़, अजमेर में 870, नागपहाड़ पुष्कर में है, नागपहाड़ के नाम से अच्छी तरह से कई जगह में भी आता है 795 मीटर। मैं ये कहूँ कुछ इसमें इस प्रकार की बात आ जाती है, कई बार कंपटीशन की बात आ जाती है। आगे ये दर्रे क्या होते हैं, दर्रे मैंने पहले भी बात की थी, और अपन अभी बात करें या फिजिकल ज्योग्राफी की बात आती है, उच्चावच की बात आती है, तो दर्रे पहाड़ों के बीच में छोटा सा भाग, यहाँ स्थित दर्रे, जैसे राजस्थान की दर्रों की बात करें तो जैसे भारत में हम दर्रों की बात किए तो राजस्थान में दर्रे सुरा घाटी, ये सब सुरा घाटी, शिवपुरी, रानिया, पोखरिया, पिपली, झीलवाड़ा आदि कई दर्रे हैं। दर्रे आपस में 2
शिलाकृतियों से, दो पर्वतों से बनाए हुए बीच से जो रास्ता वो निकल जाता है, दर्रा कहलाता है। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ दक्षिणी अरावली की, और इसमें दो भाग, दक्षिणी अरावली के दो भाग है। पहला भाग जो बात करें आबू खंडिया का है, आबू पर्वत, ये मुख्य रूप से सिरोही में स्थित है, सिरोही जिले में, और पूरी सिरोही में पाई जाने वाली पहाड़ियों को भाकर कहते हैं, यानी पूर्वी जो सिरोही की जो पहाड़ियां हैं उन्हें भाकर के नाम से जानते हैं। लेकिन कई बार उड़िया का पठार, ये सिरोही जिले में स्थित है। कई उड़िया का पठार क्या होता है, तो ये सिरोही, राजस्थान में सिरोही जिले में स्थित है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान में सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है, और इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। उड़िया के पठार पर माउंट आबू बसा हुआ है। जब दूसरी बात करते हैं मेवाड़, और मेवाड़ की बात करें तो भोराट का पठार की बात आती है। अभी उड़िया के पठार की, तो ये गोगोंदा और कोमलगढ़ के बीच के भोराट का पठार कहते हैं। गोगोंदा उदयपुर में, कोमलगढ़ राजसमंद में, दोनों के बीच की स्थिति गोगोंदा किला और कोमलगढ़ दुर्ग, गोगोंदा दुर्ग की और जब कोमलगढ़ दुर्ग के बीच स्थित जो पठार होता है भोराट का पठार कहलाता है। लेकिन एक बात और आती है, ऊपर माल का पठार की बात आती है, तो ये बिजोलिया भीलवाड़ा में है। बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर भैंसरागढ़ ये चित्तौड़ में है, यानी भीलवाड़ा और चित्तौड़ या बिजोलिया और भैंसरागढ़ के मध्य जो स्थित है पठार क्षेत्र को ऊपरी माल का पठार कहते हैं। एक इसी के साथ कई बार आता है लासोड़िया का पठार क्या है, तो यह पठार उदयपुर में स्थित है। और भौमट का पठार, यह पठार उदयपुर में है और बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य स्थित है भौमट का पठार। एक इसी में आ जाता है, कई बार आ जाता है। आखिर मेसा का पठार क्या है, मेसा के पठार की बात करता हूँ तो मैं चित्तौड़ की बात करता हूँ, चित्तौड़गढ़ में की बात करता हूँ, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसी मेसा पठार पर स्थित है। अब यहाँ मैं बात करना चाहता था, पहाड़िया की बात कर रहा था, तो दक्षिणी अरावली प्रदेश में कुछ मुख्य रूप से पहाड़ियाँ हैं, और जो मैं ये कहूँ सबसे ऊंची पहाड़ियों के नाम से जान जाते हैं, जीके में भी आता है। एक गुरु शिखर की बात आती है, और गुरु शिखर सिरोही में है, जो 1722 मीटर है, सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की बात आती है। जीके का एक क्वेश्चन बनता है, जब मैं कहूँ राजस्थान इन चोटियों के अलावा शेर चोटी है, और ये भी सिरोही में है, 1597 मीटर है। एक देलवाड़ा का मंदिर के नाम से स्थित है, सिरोही में है देलवाड़ा मंदिर, और 1492 मीटर है। जब कहूँ जरगा की चोटी आती है, ये उदयपुर में है और 1431 मीटर है। अंचलगढ़ की बात करूँ, सिरोही में है 1380, अंचलगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, अंचलगढ़ चोटी भी कहते हैं। जब कहूँ कोमलगढ़, ये राजसमंद में है 1224 मीटर। ऋषिकेश, ये सिरोही में है, यूपी वाला ऋषिकेश नहीं, सिरोही का ऋषिकेश है, ये 1070 मीटर। और कमलनाथ उदयपुर में है 1001 मीटर। सज्जनगढ़ उदयपुर में है 938 मीटर। इसराना भाकर 869 मीटर है, और ये भी इसी में है। और डोरा पर्वत जालौर में है 896 मीटर, और रोजा पर्वत जालौर में है 730 मीटर। चलिए अपन बात कर रहे थे, इसमें अभी बात कर रहे थे आगे, तो इसी प्रकार यहाँ इस अरावली पर्वतमाला की जो मुख्य दर्रे हैं उनकी बात और करें, तो मुख्य दर्रे की बात करूँ, देशोरी का नाम सुना, देशोरी नाल क्या होती है, पाली जिले में है। जब मैं कहूँ सोमेश नाल क्या होता है, नदियों का जो पार्ट होता है, नाल नदी बहती है, तो सोमेश्वर नाल क्या है, राजसमंद में है। जब कामली घाट की बात आती है तो राजसमंद में है। जो घोरम घाट की बात आती है तो राजसमंद में है। जब मैं देवारी की बात करता हूँ तो देवारी उदयपुर में जिंक का लिमिटेड भी एक जिंक लिमिटेड का है। और मैं हाथी दर्रा की बात करता हूँ उदयपुर है। मैं केवड़ा की नाल की बात करता हूँ उदयपुर में है। मैं फुलवारी की नाल की बात करता हूँ उदयपुर में है। मैं हाथीगुड्डा की बात करता हूँ तो राजसमंद की है, राजसमंद जिले में है। और मैं जिलवा या पगलिया की नाल, ये राजसमंद और ये मारवाड़ को मेवाड़ से अलग भी करता है। जब गिरवा की बात आती है तो उदयपुर के आसपास में पाई जाने वाली जो तिस्री नुमा पहाड़ियाँ, जो तसरी नुमा आती है उसी प्रकार की पहाड़ियाँ को गिरवा कहते हैं। देश हरव का नाम करें तो उदयपुर में स्थित जरगा और रागा की जो पहाड़ियों के मध्य स्थित है, मध्य का भूभाग है, उसे कहते हैं। जब मेवल की बात आती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य की जो पहाड़ियाँ हैं उसे कहते हैं। जब मैं बात करूं, अब दो अपने भौतिक प्रदेश हो गए, पहला था मरुस्थल, दूसरी बात कर रहे थे अपन अरावली, और तीसरा है पूर्वी मैदान प्रदेश, राजस्थान का पूर्वी मैदान प्रदेश। आपने नक्शे में अच्छी तरह इनको अलग अलग समझा था। इसकी मैं बात करूं, पूर्वी मैदान प्रदेश की बात करूं, इसकी उत्पत्ति की बात करूं तो पूर्वी मैदान की बात करूं तो पूर्वी मैदान प्रदेश की उत्पत्ति की बात करूं तो प्लेस्टोसीन काल। अभी उससे पहले बात कर रहे थे अरावली की, कैम्ब्रियन की बात कर रहे थे प्लेस्टोसीन काल में,
हुई है। यहाँ के मैदानों में गंगा यमुना नदियों द्वारा लाई गई, जो गंगा यमुना से लाई गई मिट्टियाँ व जलोढ़ के जमाव से इसका निर्माण हुआ है। जब मैं इसके विस्तार की बात करूँ, ये कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का पहला 61 के आसपास 60 पॉइंट को, दूसरा 9 पॉइंट समथिंग अरावली, सबसे ज्यादा राजस्थान मरुस्थल था। जब मैं तीसरे की बात करता हूँ, मैदान की बात करता हूँ, तो 23.6 और यहाँ जनसंख्या 40 होती है, यहाँ भी 40। मरुस्थल में 61 पॉइंट में 40 जनसंख्या, यहाँ 23 पॉइंट में 40 जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश के अंतर्गत 10 जिले आते हैं और पूर्वी मैदान प्रदेश राजस्थान का सबसे उपजाऊ प्रदेश कहलाता है और यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में यह प्रदेश सर्वाधिक कृषि संभावना वाला, यानी कृषि सबसे अधिक होती है, समतल होता है और कृषि संभावना वाला प्रदेश कहलाता है। राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व यानी वर्ग किलोमीटर, एक वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग इसी प्रदेश में रहते हैं। लेकिन जब मैं लोनी बेसिन में की बात करूँ, तो लोनी बेसिन में प्राचीन कांप मिट्टी पाई जाती है, प्राचीन जो कांप मिट्टी उपजाऊ होती है। इस भौतिक प्रदेश को भी 3 भागों में बांटा है। जब पूरी मैदान की बात करते हैं तो इसको भी 3 भागों में बांटा है। और 3 भाग की बात करें अब पूरी मैदान के 3, तो पहला है चंबल बेसिन, चंबल नदी के नाम से जानते हैं आप। ये मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ क्षेत्र है, मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। चंबल बीड़ के नाम से भी जानते हैं, इसको बीड़ प्रदेश के नाम से भी कहते हैं। यह प्रदेश चंबल नदी के कारण सबसे ज्यादा अवनालिका प्रदान। देखिए यहाँ बात करें, राजस्थान में एकमात्र चंबल नदी है जो 12 मास बहने वाली, साल भर बहने वाली। बाकी राजस्थान में सारी बरसाती नदियां मौसमी नदियां कहलाती हैं। चंबल नदी एक ऐसी नदी है जो 12 मासी नदी कहलाती है। अभी बात कर रहे थे अवनालिका अपर्दन से बनी हुई है। ये कंदरा युक्त भूमि को बीड़ कहते हैं और बीड़ का उच्च भूमि जो क्षेत्र होता है उसे डांग भी कहते हैं, लेकिन निम्न भूमि वाले क्षेत्र होता है उसे खादर भी कहते हैं। इसमें खादर और बांगर की मतलब होती है, बांगर अनुपजाऊ होता है, खादर उपजाऊ होता है। राजस्थान में बीड़ प्रदेश, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र को हम डांग क्षेत्र भी कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बीड़ धौलपुर में है और करौली को बीड़ को, जो करौली वाला बीड़ है उसको रानी के नाम से जाना जाता है या रानी कहते हैं। यहाँ डांग प्रदेश में लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कंदराई क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो राजस्थान सरकार ने विकास कार्यक्रम चला रखे जो 1989 ईस्वी में चला गया था और डांग कार्यक्रम 2004 में शुरू किया गया था। जब मैं कहूँ दूसरे रीजन की इसी में पूर्वी बनास बेसिन, जब बनास बेसिन के नाम आती है बनास नदी, चंबल की बात है चंबल नदी। इसमें इसी की बात करूँ, पेंडामेंट का मैदान प्रमुख है, यानी कहते हैं ये जो मैदान है पेंडामेंट का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यानी देवगढ़ से लेकर भीलवाड़ा के बीच, देवगढ़ से लेकर भीलवाड़ा के बीच जो बनास नदी के द्वारा जो बनाया गया मैदान को पेंडामेंट कहलाता है। यानी कि एक खेराड़ प्रदेश, जहाजपुर जो भीलवाड़ा में आता है, जहाजपुर भीलवाड़ा से लेके टोंक के बीच, भीलवाड़ा से टोंक या जहाजपुर टोंक के बीच जो बनास नदी के द्वारा बनाया गया मैदान को खेराड़ प्रदेश कहते हैं। और रोही का मैदान जयपुर से भरतपुर के बीच, जो जयपुर वाला रीजन है और भरतपुर के बीच का जो बाणगंगा और यमुना का दोआ प्रदेश रोही का मैदान है। रोही का मैदान ये कहते हैं बाणगंगा और यमुना। तीसरे रीजन की बात करता हूँ इसमें जो महत्वपूर्ण है, यानी कि मैदानों की बात करते हैं तो मैदानों में नदियों की बात करते हैं। राजस्थान में चंबल नदी की बात करते हैं, बनास नदी की बात करेंगे, माही बेसिन उसे कहते हैं जो नदियां बहती हैं अपवा क्षेत्र। इसमें 56 का मैदान प्रमुख है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गाँव का या 56 ग्रामों या नदी नालों समूह को 56 का मैदान कहते हैं। काठल का मैदान किसे कहते हैं, अभी बात आ जाती है कई बार। तो प्रतापगढ़ में माही जो नदी के किनारे, प्रतापगढ़ में माही नदी के किनारे तटवर्ती जो मैदान होता है काठल का मैदान कहलाता है। कई बार होता है वांगड़ प्रदेश क्या होता है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य जो क्षेत्र होता है वो वांगड़ प्रदेश होता है। अब मैं बात करता हूँ चौथा रीजन की बात करता हूँ और चौथा रीजन है आपका, अभी बात करते हैं अभी राजस्थान के देखिए, अभी बात कर रहे थे पहले मैंने बात किया आपका मरुस्थल, दूसरी मैंने बात किया आपके अरावली, तीसरी मैंने बात किया आपका पूर्वी मैदान और चौथा में बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जगह दक्षिणी पूर्वी पठारी या दक्षिणी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश में कहते हैं। इसकी मैं उत्पत्ति की बात करूँ तो मध्य जीव यानी महाकाल जो मेसोजाइक एरिया काल होता है, गोडावान लैंड में जो ज्वालामुखी क्रिया होती थी, ज्वालामुखी क्रिया से जो दरारें हुई थी और या दरारों से उद्गार हुआ था, उसके कारण ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति हुई थी। यानी मैं ये कहूँ ज्वालामुखी क्रिया के कारण मेसोजाइक के कारण दरारों के कारण इसकी उत्पत्ति। ये कहूँ कि विस्तार कहाँ है,
ये प्रदेश 4 जिले मुख्य रूप से राजस्थान के 4 जिले आते हैं, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़। लेकिन ये करेंगे क्षेत्र में राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कहता है, ये सबसे छोटा भौतिक प्रदेश यही है। इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है और ये मुख्यतः अग्नि चट्टानों से बना हुआ है। इस प्रदेश में काली मिट्टी, मुख्य रूप से काली, कपास या रेगुर मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां इसी संभाग में, सबसे ज्यादा नदियां, क्योंकि जैसे पर्वतों से जो नदियां निकलती है वो मैदान में आती है, तो सब पर्वत यहाँ से नदी सबसे ज्यादा निकलती है इसी संभाग में। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी होती है चंबल नदी है, इस दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहती है। सर्वाधिक जलीय अपर्दन हाड़ौती के पठार में होता है। कोटा बूंदी का जो होता है वो हाड़ौती का पठार होता है। जब मैं इसको कहीं ये भी 2 भागों में बटा, एक विंध्याचल का भी कहते हैं या विंध्य गंगार का क्षेत्र भी। इस क्षेत्र में इस अपर्दन के कारण, उद्गार के कारण अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां स्थित होती हैं, और जिसमें कहें ये जिसके प्रमुख ये बात करेंगे तो बूंदी की पहाड़ियां, बूंदी जिले के संतूर में इसकी ऊंचाई 353 मीटर है। ये कहूँ मकुंदर की पहाड़ियां जो कोटा में स्थित है, रामगढ़ पहाड़ी जो बारा में स्थित है, या नदी निर्मित मैदान, नदियों की अधिकता होने के कारण यह नदी निर्मित मैदान है। सहबाद उच्च भूमि क्षेत्र है जो पूरी बारा में 450 मीटर ऊंचा है। सहबाद ऊंचा क्षेत्र है। दूसरा इसी का विंध्य गंगार की बात करता हूँ तो दूसरा दक्कन के पठार की बात करता हूँ मैं। दक्कन के पठार की बात करता हूँ तो दक्षिण के पठार की बात आई, या गंगाधर प्रदेश, ये जो सामान्य उच्च भूमि क्षेत्र है, इन ऊंचा भी नहीं नीचा भी नहीं, सामान्य जनरल। और झालावाड़ के दक्षिणी पूर्वी भाग में इसी क्षेत्र में ये दक्षिणी पूर्वी झालावाड़ का ये क्षेत्र आता है। झालावाड़ का पठार को यहाँ काला मिट्टी पाई जाती है, काला मिट्टी की प्रधानता होती है। और अब मैं बात करना चाहता हूँ, देखिए आप अभी बात कर रहे थे अभी सबसे पहले 4 रीजन होते हैं इसमें, मुख्य रूप से पहला आपका मरुस्थल, दूसरा अरावली, तीसरा पूर्वी मैदान, चौथा भी पठारी है। अब मैं बात करना चाहता हूँ इसमें कुछ, उसके साथ साथ हमने उसी समय बता रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन इसके अलावा भी कुछ बात करना चाहता हूँ जो महत्वपूर्ण तथ्य कहें या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कहें अपन, तो उसकी मैं बात करना चाहूँ तो 2-4 बातें हम और कर सकते हैं इसमें। राजस्थान की भौतिक प्रदेशों में राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ते हैं, राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं। देखिए कई बार आती है एक महान सीमा ब्रंश, इसे ग्रेट बाउंड्री फल्ट कहते हैं, यानी कि मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, एक फल्ट आता है इसे कहते हैं, या ये कहते हैं ग्रेट बाउंड्री ब्रंश बोलते हैं। ब्रंश होता है जो अर्थ में, पृथ्वी में कंपन पैदा होता है। कंपन किस लिए? पृथ्वी के भू आंतरिक भाग में तापमान, डेंसिटी और प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है, जैसे ज्वालामुखी भूकंप होता है, कंपन बढ़ता है, कंपन के कारण क्या होता है, ब्रंश पैदा होता है, फल्ट होता है। और फल्ट में क्या होता है, दरारें हो जाती हैं, चट्टानें चटक जाती हैं। तो वो इसी की बात कर रहे थे अपन, महान सीमा ब्रंश है, ये बूंदी और सवाई माधोपुर में स्थित है। अरावली और विंध्याचल पर्वत कहाँ पर समकोण पर काटते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन है, कई बार बात आती है। ये सवाई माधोपुर 90 के एंगल पर जो काटते हैं, अरावली जो विंध्याचल पर्वत होता है, अरावली रीजन और विंध्याचल पर्वत कहाँ काटते हैं, 90 के एंगल पर सवाई माधोपुर में। जब मैं ये कहूँ उत्पत्ति के आधार पर क्रम, अरावली, हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदान और थार का मरुस्थल, ये अपन जो बात कर रहे थे, आप भौतिक प्रदेश की बात कर रहे थे। और जब मैं भौतिक प्रदेश की बात करूं तो ये आपका भौतिक प्रदेश हो रहा होता है। अब देखिए आप ये से चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उससे उतने ही आपको वीडियो मिलेंगे।